हेलो बच्चों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स और आज हम देखेंगे हिंदी वर्णमाला स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण इसके पहले वाले क्लास में आपको बताया गया था, यही बताए थे। एक बार इसको देखते हुए फिर आगे जो है बताएंगे। उच्चारण के आधार पे है बच्चों ये, तो देखते हैं। चलिए, उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, दो भेद हैं। कौन कौन हैं? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उच्चारण का मतलब बोलने के आधार पर, मात्रा के आधार पर भी कह सकते हैं इसको, ठीक। तो स्वर के दो भेद हैं, एक है ह्रस्व स्वर, एक है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या है? जिसमें एक मात्रा का समय लगे उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है? जिसमें दो मात्रा का समय लगे उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को ही हम अन्य किस किस नाम से जानते हैं ये भी बताया गया है। यहाँ पर देखिए लिखा है लघु स्वर, मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर, इसको हम कह सकते हैं, ठीक। इसकी संख्या कितनी है? तो 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। री क्या है? छोटी री है। बड़ी री का प्रयोग संस्कृत में होता है। सारी चीज़ें बताया गया है। ये दीर्घ स्वर है और दीर्घ स्वर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, मिश्रित स्वर और संधि स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो ये बच्चों लिखा है द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर का मतलब इसमें पता चल गया होगा कि इसको हम किस प्रकार से परिभाषा दे सकते हैं। अर्थात इसका परिभाषा होगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसी को मिश्रित स्वर, संधि स्वर, संधि स्वर क्यों कहते हैं? दो स्वरों से मिलकर बनता है, ठीक, यानी दो मात्रा का समय भी लगता है। तो इतनी चीज़ें हम आपको पहले ही क्लास में बता चुके थे। आज हमको जानना है कि अगला स्वर का जो वर्गीकरण हुआ है वो किस आधार पे हुआ है, देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसको नोट करना है तो कर सकते हैं, ठीक ना। आगे हम देखते हैं जीभ के सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये देखते हैं। नोट करेंगे? चलो, क्योंकि हमारे स्वर जो हैं वर्गीकृत किए गए हैं आधार को लेकर के, कोई आधार माना गया है उस आधार। तो देखते हैं दूसरा आधार हम लेते हैं जीभ की सक्रियता के आधार पर। सक्रियता, जीभ की सक्रियता के आधार पर, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण ये देख लेते हैं। तो इस आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? इस आधार पर स्वर के भेद जो होते हैं वो 3 भेद होते हैं। जानिएगा, इस आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद। 3 भेद कौन कौन है उसको हम देख लेते हैं। नंबर एक है अग्रस्वर। हम पहले नाम लिख लेते हैं, अग्रस्वर। नंबर दो आपका है मध्य स्वर। मध्य स्वर। अभी हम सारी चीज़ें बता रहे हैं जीभ के सक्रियता के आधार पर क्या है, तो पहले इसको हम देख लेते हैं। नंबर 3 जो आएगा आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्या है। तो अग्रस्वर हम किसे कहेंगे? जैसा कि लिखा है बच्चों यहाँ, जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। कहने का मतलब यहाँ जीभ की सक्रियता जैसी होगी, यानी जिन स्वर वर्णों का उच्चारण जीभ के अगले भाग, एकदम अगले वाले भाग से होता है, उन स्वरों को हम कहते हैं अग्रस्वर। उन स्वरों को हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर। यानी जीभ का अगला हिस्सा जिस स्वर के उच्चारण में काम करे
उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मात्र और मात्र 4 स्वर आते हैं, जैसे कि छोटी ई और बड़ी ई आता ही आता है, ए और ऐ भी आता है, ए ऐ भी आता है, ठीक। और एक आपका आता है री। ये इतने स्वर आते हैं, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री, इतने स्वर आते हैं। इनका उच्चारण जीभ के अगले हिस्से से होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अग्रस्वर। अगला है मध्य स्वर। तो मध्य स्वर का मतलब जीभ का, जिह्वा का मध्य भाग, यानी मध्य स्थल जिस स्वर के उच्चारण में काम करे उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। ऐसा स्वर मात्र एक है, वो है आपका छोटा आ, ठीक। इसके बाद आता है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर का मतलब जिस स्वर के उच्चारण में जिह्वा का एकदम पिछला हिस्सा काम करता है, पिछला भाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। और इसके अंतर्गत आपका आता है, कौन कौन आ जाएगा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और इसके बाद ओ आ जाएगा, और आ जाएगा आओ। छोटा ऊ, बड़ा ऊ दोनों रहेगा, ठीक नहीं, ओ और औ हो जाएगा। इतने स्वर इसमें आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पश्च स्वर में जितने तीन की तरह जितने भी स्वर हैं सब आ जाएंगे, केवल छोटा आ को छोड़कर, क्योंकि छोटा आ तो पहले से ही मध्य स्वर में आ चुका है। इसलिए हम छोटा आ को छोड़कर जितने भी, एक ट्रिक है आपका जान लेने का, ये आप याद कर लीजिएगा, चाहे ट्रिक समझिए चाहे नियम समझिए, जो भी होगा, जितने भी 3 की तरह आकार बने हैं, जितने भी स्वर के आकार 3 की तरह हैं, उन सबको हम पश्च स्वर के अंतर्गत जानेंगे, ठीक है। ये अपने अनुसार ये याद करने का तरीका यही समझिएगा, ठीक। तो ये होगा, तो पश्च स्वर में 3 के आकार का जितने भी स्वर बने हुए हैं वे क्या कहलाएंगे, पश्च स्वर। लेकिन ऐसा तो परिभाषा है नहीं। परिभाषा क्या है कि आपका इसका डिफिनेशन क्या दे सकते हैं कि वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के पिछले भाग से, पिछले हिस्से से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। ये क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, इसे नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं भैया, ठीक ना। तो जीभ के फिर से देख लेते हैं, जीभ की सक्रियता के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, इसका इस आधार पर भेद कितना हो जाएगा, 3 भेद कौन कौन है, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन आ जाएगा, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और री आ जाएगा। मध्य स्वर में कौन आ जाएगा, केवल छोटा आ जाएगा। पश्च स्वर में वे सभी स्वर आएंगे जिनका आकार 3 की तरह बना हुआ है। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इसमें अगर क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, जैसे बताइए पश्च स्वर बताइए, तो आप समझ लीजिएगा जो इनका आकार 3 की तरह बना हुआ है वो क्या है, पश्च स्वर है। तरीका है जान लेने का। और केवल छोटा आ को छोड़कर, क्योंकि छोटा आ पहले से ही मध्य स्वर में है। कोई दिक्कत, चले आगे, चलिए मिटा दें। अब अगला जो आधार है आपका, अगला आधार ओष्ठ। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद, इसको देख लेते हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर तो स्वर के भेद कितने हो जाएंगे, स्वर के भेद इस आधार पर भी स्वर के कितने भेद हैं, तो मात्र 2 भेद हैं। 2 भेद, एक है वृत्तामुखी, अभी हम बता रहे हैं, पहले नाम लिख लेते हैं। वृत्तामुखी स्वर, और एक आपका है, इसको हम वृत्तामुखी को इस प्रकार भी कह सकते हैं, वृत्ताकार। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख रहने दीजिए, अभी हम बता देंगे। और नंबर 2 आपका हो जाएगा
आवृत, आवृत, आ एक यहाँ छोटा रहेगा, आवृत मुखी, आवृत मुखी स्वर, ये हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं हम वृतामुखी और आवृतमुखी स्वर किसे कहेंगे। तो इसमें क्या है कि वृतामुखी हम उस स्वर को कहेंगे, यहाँ ऊपर जैसा कि लिखा है, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं। तो दो भेद हैं, वृतामुखी, आवृतमुखी। ओष्ठ दिया है ना, तो ओष्ठ का मतलब ये होता है कि ओष्ठ का आकृति कैसा बनेगा, उस आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, यानी ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ किस किस प्रकार का बन जाएगा। ठीक, वृता मतलब वृत्ताकार हो जाना, और आवृत मतलब जिसके आकार जिसके उच्चारण में वृत्ताकार मुख ना बने, यानी ओष्ठ वृत्ताकार ना बने, ऐसे स्वर। और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ कैसा बन जाए, वृत्त बना ले, और ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ वृत्त ना बने। ठीक, तो इस आधार पे स्वर को दो भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन है। तो वृतामुखी, वृतामुखी में आपका छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा, और औ तो आएगा ही आएगा, औ भी आएगा। ठीक, औ भी आएगा। और एक है आपका आ, ये आगत स्वर है, इसको क्या कहते हैं, आगत स्वर। अच्छा हाँ, एक बात और, आगत स्वर में जो आपका आता है, मात्र एक ही स्वर आता है हिंदी में, बड़ा आ। और आगत स्वर पश्च स्वर में भी आता है, ये ध्यान दीजिएगा, हमने वहाँ नहीं लिखवाया, उसको लिख लीजिएगा, है ना। आगत स्वर पश्च स्वर में भी आएगा, और आगत स्वर यहाँ भी आएगा वृतामुखी में। आगत स्वर का मतलब ही होता है आया हुआ स्वर, यानी दूसरी भाषा से आया हुआ स्वर। तो किस भाषा से आया हुआ स्वर है, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है। ना ना ना, फारसी नहीं बेटा, अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजी भाषा से आया हुआ स्वर है आगत स्वर, आया हुआ अर्थात अंग्रेजी भाषा से। जैसे कि आप लिखते हैं कॉलेज, जब कॉलेज लिखते हैं आप तो ऐसा लिखते हैं ना, कॉलेज ऐसे लिखते हैं ना, तो देखिए ज़रा ये गलत हो जाएगा, इसके ऊपर क्या होगा, निद्धा मूलक होगा, है ना। इसको हम कहते हैं, ये इसको आप लोग क्या कहते हैं, अर्धचंद्रकट बिंदु। तो अर्धचंद्रकट बिंदु तो चलिए ठीक है, वो आपकी भाषा में, इसी को कहते हैं आगत स्वर। ये ले करके, ये ले करके, इसका प्रतीक ही होता है यही बड़ा आ, ठीक है। बड़ा आ लिखने के बाद निद्धा मूलक, समझ में आया। ये जो आपका है, ये इसको हम कहते हैं निद्धा मूलक, ठीक, ये बात है। और ये किसके लिए आता है, बड़ा आ जो आया है आपका कहाँ से, अंग्रेजी भाषा के शब्द से। ओ का प्रयोग अक्सर हम करते हैं, जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर, अंग्रेजी में लिखेंगे तो डी ओ करेंगे ना, यही तो करते हैं। जब हिंदी में लिखेंगे तो क्या करते हैं, आ का मात्रा लगाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ओ है तो इसके लिए हम ऊपर क्या लगा सकते हैं, ये बात है। जब हिंदी में लिखेंगे आप ऐसा, और ये आपका लाघव लग जाता है जब आप संक्षेप में लिखना चाहते हैं, बात ये है। तो ऐसा ही आपको बताना चाहते थे आगत स्वर क्या है। आगे देखते हैं अब आवृतामुखी क्या है। आवृतामुखी, तो आवृतामुखी में आपका छोटा आ आएगा, बड़ा आ आएगा, ठीक है। छोटी ई आएगा, बड़ी ई आएगा, और आपका आएगा री ए आए, री भी आएगा, ए भी आएगा, आए भी आएगा। इतने स्वर आते हैं आपके आवृतामुखी में। आवृतामुखी में छोटा आ, बड़ा आ, ई दोनों टाइप का, मतलब दो टाइप का है, ई बड़ी ई, छोटी ई बड़ी, री ए आए, इतने स्वर आते हैं आवृत। वृतामुखी क्या है, तो इसमें मुख क्या हो जाता है, यानी ओष्ठ क्या बन जाता है, वृत्ताकार बन जाता है, वृत्ताकार बन जाता है। इसमें ओठ कैसा बनता है, आवृत्ताकार बनता है, आवृत्ताकार, आवृत्ताकार बनता है। कहने का मतलब वृत्त नहीं बन पाता पूर्ण रूप से, इसमें पूर्ण रूप से वृत्त बन जाता है। आप कह के देख लीजिए,
छोटा ऊ, तो छोटा ऊ कहने के बाद आपका जो ओठ है वृत्तकार बन जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार। तो इस आधार पे हो गया ये। कोई दिक्कत यहाँ समझने में? इसको लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। चलिए आगे चलें, एक आधार और देख लेते हैं। मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद कितने हैं? तो इस आधार पे स्वर के भी ये 4 भेद हो जाएंगे, 4 भेद। ठीक है, अब वो 4 भेद कौन कौन हैं वो हम देखते हैं। तो एक होता है विवृत स्वर, विवृत स्वर, विवृत स्वर। तो विवृत स्वर हम किसे कहेंगे? हम यहीं ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या? मुख पूरा खुलता है, मुख क्या होता है? पूरा खुलता है, मुख पूरा खुलता है। यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए, पूरा पूरा खुल जाए, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर कहते हैं। और ऐसा स्वर मात्र एक ही है, वो है आपका बड़ा आ, मात्र एक ही है, वो है आपका बड़ा आ। ये है नंबर 1 पे हो गया। और नंबर 2 देख लेते हैं, अर्धविवृत। तो देख, जैसा कि नाम से ही पता चल गया होगा, आप लोग इसका परिभाषा बता सकते हैं, डिफिनेशन, ठीक है? अर्धविवृत, अर्धविवृत, अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर। तो इसको हम कह सकते हैं मुख आधा खुलता है, यहीं ब्रैकेट में लिख दें हम, मुख आधा खुलता है, आधा खुलता है, मुख आधा खुलता है। तो ये कौन सा स्वर है? अर्धविवृत स्वर है। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा खुलता है, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? अर्धविवृत। विवृत का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख पूरा खुलता है, उसको हम क्या कहते हैं? विवृत। और अर्धविवृत में मुख आधा खुलता है, कौन कौन है? छोटा आ है, ऐ है, और आपका औ है, औ है। बस इतने ही स्वर आते हैं। इसके बाद आपका आता है नंबर 3 नंबर पे हम देख लेते हैं, एक आता है आपका संवृत स्वर, संवृत स्वर, संवृत स्वर। तो संवृत स्वर में क्या होता है? मुख लगभग बंद रहता है, मुख लगभग क्या रहता है? बंद रहता है। और इसी में आपके आते हैं छोटी ई, इसमें देख लेते हैं मुख, हम यहाँ पर देख लेते हैं, लिख लेते हैं, मुख बंद रहता है, मुख क्या बंद रहता है। और इसमें आता है छोटी ई, इसमें कौन कौन आता है? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री आता है। ये स्वर होते हैं, क्या होते हैं? संवृत स्वर। इसके बाद होता है अर्ध संवृत स्वर, इसमें एक अर्थ आता है अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। तो ये आपके हैं, ध्यान दीजिए, इसमें क्या है? इसमें भी मुख लगभग लगभग बंद ही रहता है, ठीक ना? थोड़ा सा खुला होता है, जैसे ए ओ कहते नहीं हैं, थोड़ा सा खुलता है मुख इसमें, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्ध संवृत स्वर, मतलब आधे के समान ही खुलता है, तो इसको हम अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है? मात्र ए आता है और ओ आता है, यही 2 स्वर आते हैं, ये हो जाएगा। तो इस आधार पे फिर से एक बार हम एक नज़र देख लेते हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 भेद होते हैं। पहला है विवृत स्वर। विवृत स्वर का मतलब जिसके उच्चारण में मुख पूरा पूरा खुल जाए, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर। कौन है केवल इसमें? बड़ा आ,
ठीक। अगला देख लेते हैं अर्धविपरीत स्वर। अर्धविपरीत स्वर में क्या होता है, मुख आधा खुलता है और आधा बंद रहता है, आधा खुलता है और आधा बंद रहता है, ऐसा स्वर अर्धविपरीत स्वर कहलाएगा। ए ऐ औ आता है इसमें, ठीक। समृद्ध स्वर क्या होता है, मुख बंद रहता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मुख बंद है, तो इसके अंतर्गत क्या कौन कौन स्वर आता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। फिर इसके बाद आता है अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर में लगभग मुख जो है बंद ही रहता है, थोड़ा सा हल्का सा खुलता है, इसको हम कहते हैं अर्धसमृद्ध स्वर। इसमें कौन कौन है, ए और ओ, ए और ओ, इतने स्वर आते हैं। कोई दिक्कत स्वर पहचानने में, इतना हो गया। तो आपके स्वर के वर्गीकरण जितने थे सारी चीज़ हमने बता दिया, ठीक ना बेटा। इसको लिखना है तो लिख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लेंगे व्यंजन। तो व्यंजन का भाग हम कल पढ़ाएंगे बच्चों, ठीक है। आपका अगला क्लास होगा कल, और यहाँ तक आप लोग स्वर का वर्गीकरण जहाँ तक देखे हैं इसको याद करिए, ठीक है। और फिर से एक नज़र हम बता देते हैं, स्वरों का वर्गीकरण हुआ है। स्वर का जो वर्गीकरण हुआ है वो आपका उच्चारण के आधार पर जो हुआ है, दो भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है, लघु स्वर, मूल स्वर और मात्रिक स्वर, ठीक ना। और दीर्घ स्वर को किस किस नाम से जाना जाता है, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, मिश्रित स्वर, इतने नामों से जाना जाता है, ठीक। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। मूल और मूल स्वर भी उसे कहा जाता है, ठीक ना। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, 7 है। उसी के अंतर्गत क्या आता है, संयुक्त स्वर भी आता है। संयुक्त स्वर हालांकि अलग करके बताया गया है, उसको भी बताएंगे हम, ठीक है। अब इसके बाद आपको व्यंजन पढ़ना है, लेकिन व्यंजन के पहले हम थोड़ा सा और जो भी स्वर के भेद हैं उसको बताना चाहेंगे। जैसे त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा जाता है, प्लुत स्वर को कहा जाता है, ठीक। आगत स्वर किसे कहा जाता है, कौन सा है, तो बड़ा आ है, उसके ऊपर निधा मूलक है, वो अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। फिर इसके बाद संयुक्त स्वर अलग करके रखा गया है, ए ऐ ओ औ, इसको। तो ये कैसे इसका निर्माण हुआ है, इसको भी हम कल के क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ। नमस्कार।